मैं नीचे नहीं लूंगा। अरे आ जाओ सर। माला माला माला। प्रदीप जी हंसी आइए। और मेरठ में तो आपका स्वागत है, यहाँ पे स्वागत है। ये ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं श्री सिद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। शत्रुनां बुद्धिनाशाय मित्राणां मुदस्तवः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बन रही है। मैं ले लूंगा ना, एक कॉपी और होगी। जी मेरठ में देखिए ना, हमने और ये बताऊं मैं अरुण जी, हमने इन्होंने कहा राम कुमार जी ने कि एक छोटा सा प्रोग्राम आपका यहाँ रखते हैं। हमने जयपुर में भी इसका प्रोग्राम किया था, तो मेरे मुंह से निकला कि आप अरुण जी को बुला सकते हो। पहले सर एक मिनट थोड़ा पीछे। आपकी किताब कहाँ है? हाँ थोड़ा पीछे हो जाओ। वाला लेंस से सामने देख जी सर। आवेश जी कितने फोटो खींचोगे? ठीक है चलो। एक मिनट डॉक्टर साहब आए ना। जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद एक बहुत बड़ा नैरेटिव हमारे देश में ये बनाया गया कि इस बार बीजेपी हार गई, और कुछ लोगों ने फैज़ाबाद की जो सीट है उसे अयोध्या की सीट कहते हुए ये कहा कि साहब ये हार है, हिंदुत्व का एजेंडा हार गया, ये सब चीज़ें हुई। इसके अलावा कुछ लोगों ने ऐसे स्वीकार भी कर लिया कि भाई हम इस बार इसलिए हार गए। कुछ इसमें सत्ता पार्टी के लोग थे, उन्होंने कई जगह इस तरह के बयान दे दिए कि हमारी हार इसलिए हुई कि हमारा झूठ फैलाया गया, ये फैलाया गया, संविधान बदलने की बातें की गई, 400 पार का नारा जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया गया, तो लोगों को लग रहा है कि 240 सीटें आ गई। तो मैंने इसमें एक नैरेटिव को थोड़ा सा इसमें कंडम करने की कोशिश की है कि जो आदमी ग्रेटर नोएडा में 27वीं मंजिल पर रहता है और उतर के वोट डालने के लिए, धूप में वोट डालने के लिए गया, तो वो किस लिए गया था? वो उसे हिंदुत्व में और देश की सरकार में, मोदी जी में भरोसा था, इसलिए वो वहाँ पे गया। उसने तमाम परेशानियों में, कष्ट में, टैक्सेस के बोझ में, जो भी आज के समय में जो भी एक कॉमन सर्विस मैन, एक मिडिल क्लास जो लोग हैं वो परेशान हैं। हर वर्ग परेशान है, जो कि भाई किसी न किसी को हर फील्ड में समस्याएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, चुनौतियां हैं, तो उसके बावजूद भी वो वोट डाल रहा है। तो इट मीन्स वो हिंदुत्व की थ्योरी में, हिंदुत्व में, मोदी जी में बिलीव करता है, और इसलिए उसने वोट डाली है। और ये 240 वोट, 240 सीटें इस बात का प्रमाण है कि हिंदुत्व की राजनीति अभी इस देश में लंबे समय तक चलने वाली है। इसका एक चैप्टर भी इस पर अलग से लिखा गया है। बाकी इसमें सभी प्रदेश के जो रिजल्ट्स हैं उनका चैप्टर वाइज एनालिसिस किया गया है, उसके रिजल्ट्स के डाटाज भी है, और आपका भी जिक्र है इसमें। और उसमें मैंने एक लाइन ये भी लिखी थी कि अरुण गोविल जी अयोध्या से लड़ते तो क्या बुराई थी।
फैजाबाद से अगर लड़ते तो। ये मेरा अपना थॉट था, मैंने अपने वीडियोस के दौरान कई बार मैंने कहा भी उसमें। ये बहुत सारे लोगों का थॉट। जी जी धन्यवाद। तो मुझे नहीं पता कि ये थॉट पार्टी में किस तरीके से चला, किसने कही बात, लेकिन मेरा पहले दिन से ही जब आपका टिकट यहाँ से अनाउंस हुआ तो उसी दिन से मैं कह रहा था कि अरुण गोविल जी को अगर फैजाबाद सीट से लड़ाया जाता तो फैजाबाद सीट बीजेपी कतई नहीं हारती। ये इसमें लिखा भी है मैंने। जी जी, हमने आपने पुष्पेंद्र जी के साथ हमारी चर्चा हुई थी, वीडियो पे हमारे चैनल पे आए थे, उसमें हमने ये डिस्कस भी किया था। वो मैंने सर को भेजा था। बाकी आप इस पे आप थोड़ा सा प्रकाश आप भी डालें। जहाँ से भी लड़ते हैं ना, अब एक सब सवाल यहीं से ही मेरा जीतते है। हैं। जी जी सवाल मेरा है, जी। अगर अरुण गोविल को मेरठ की सीट से न लड़ाया गया होता तो मेरठ का क्या होता? नहीं नहीं, देखिए सर, बात यह है ना कि वो जो नैरेटिव है ना, मैं उस नैरेटिव को देखते हुए कह रहा हूँ कि साहब अयोध्या हार गए, संसद में बैठ के राहुल गांधी, अखिलेश यादव सब कह रहे हैं कि भाई हमने अयोध्या हरा दी। अयोध्या सीट तो जीती हुई है विधानसभा की, फैजाबाद सीट है लोकसभा, लेकिन ये है कि वो भी जो थोड़ा बहुत एक कहने के लिए लोगों को हुआ वो नहीं हो पाता। पुस्तकें जो है वो समाज के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होती हैं, और इस तरह की पुस्तक जिसमें एक जो नैरेटिव हमारे यहाँ बना था, जो सच बयानी हुई है इसमें, वो डेफिनेटली हमारी बहुत सारी चीज़ें जो गलत ढंग से फैल जाती हैं उनको सही करने में इस तरह की पुस्तकें और इस तरह के विचार बहुत काम आते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि समाज में जो भी चीज़ जाए वो सच ही जाना चाहिए। कई बार वो हार्ड होता है, लेकिन सच को जानना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम दूसरी दिशा में कुछ और सोचने लगते हैं, और उसमें कभी कभी हम सामाजिक रूप से और देश के रूप से हम कभी कभी गलत फैसले भी ले लेते हैं। इसलिए सच का जानना बहुत ज़रूरी है। क्या पार्टी के इन चीज़ों में कुछ फर्क पड़ता है सर, ऐसी किताबों के आने से तो नैरेटिव बनते हैं सर समाज के? कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा, जो पढ़ लेगा और उसे अगर बात समझ में आ गई। देखिए, फ़र्क पड़ना उसको कहते हैं जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या सुनते हैं और वो बात हमारी समझ में आ जाती है ना। तो अगर किसी की समझ में आ जाएगी तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। पॉलिटिकल तो मैं इतना नहीं हूँ, कुछ भी पॉलिटिकल किताब तो मैंने लिखी कि मुझे पब्लिशर्स ने कहा कि ये किताब आपको एक लिखनी चाहिए। मेरे YouTube चैनल्स हैं, YouTube चैनल के माध्यम से सब लोग मुझे जानते हैं, और मेरठ में मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मेरठ में आया हूँ। मेरठ में कैरियर की शुरुआत की थी 25 साल पहले कभी अमर उजाला से मैंने यहाँ पे, और यहाँ राम कुमार जी ने बुलाया, पुष्पेंद्र शर्मा जी ने कहा कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम बनाया गया कि आपका बुक लॉन्च का एक कार्यक्रम यहाँ पर भी रखना है, तो आज आप सबके बीच में है। इससे पहले आप कितनी किताबें लिख चुके हैं? ये मेरी पहली किताब है, और अब ये सिलसिला आगे जारी रखने की मैं करता हूँ कोशिश। हालांकि YouTube के आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए भाई हैं मेरे, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि ये आसान नहीं होता। हम लोगों का कितना व्यस्त शेड्यूल रहता है सुबह से शाम तक, और YouTube चैनल पर 3 चैनल हैं, 3 चैनल पर अगर एक वीडियो भी बनानी हो तो उसमें समय निकालना पड़ता है, उसकी कंटेंट की तैयारी करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। तो कोशिश करूंगा कि किताबें और भी लिखी जाएं आगे से, और आप सब लोगों के बीच में आता रहूँगा। अगली पुस्तक का विषय क्या है सर आपकी? अभी कैसे बता दूं अभी तो इसका हम इंग्लिश वर्जन ला रहे हैं, क्योंकि USA में और बाहर के जो हमारे फॉलोअर्स हैं चैनल के, वो इंग्लिश में इसकी डिमांड कर रहे हैं। इसका अभी इंग्लिश वर्जन आ रहा है। क्या कुछ समसामयिक मुद्दे उठाने के प्रयास करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे साहब, बिल्कुल।